दिमाग बराबर कोई नहीं। गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर? पार्ट 6, पार्ट 5 तक हम बात कर चुके हैं। अब हम पार्ट 6 की बात करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारें। आर्टिकल 152 से लेकर 237 हमने क्या देखा था? 52 से लेकर 151 तक हमने ये देखा यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, और अब हम देखेंगे 152 से लेकर 237 तक जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। काफी चीजें सिमिलर हैं स्टूडेंट। अगर आप देखें जिस तरह से हमारे सेंट्रल लेवल पर चीजें चल रही थी वहां यहां पर भी वैसी हैं। जरा ध्यान से देखें आप लोग कि राज्य कार्यपालिका जैसे सेंटर पे कार्यपालिका थी वैसे राज्य लेवल पर है। जैसे सेंट्रल लेवल पे संसद था वैसे राज्य लेवल पे विधानमंडल है, और जैसे सेंटर में न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट थी वैसे स्टेट लेवल पे आपका हाई कोर्ट वगैरह देखने को मिलेगा, और जो नीचे के कोर्ट होंगे। राज्य कार्यपालिका यानी स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो 153 से 167 आर्टिकल। स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल की बात करें तो 168 से 213, और जुडिशरी से अगर बात करते हैं तो 214 से 237। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर 153 से शुरू हो रहा है, मतलब 152 में क्या कहा गया? तो 152 हमें क्या कहता है? ये राज्य की डेफिनेशन दे रहा है, स्टेट की डेफिनेशन। राज्य क्या है? तो राज्य के पास क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन, ये तीनों चीजें होती हैं, किंतु संप्रभुता नहीं होती, जिस कारण उसे राज्य कहते हैं। संप्रभुता मतलब जो पूरी पावर वो केंद्र के पास रहती है ना, वो देश लेवल पे बात होती है, संघ लेवल पे। तो ये हमारे राज्य की डेफिनेशन दी गई है कि इनके पास संप्रभुता वाला पॉइंट नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि राज्य पूरी तरह से स्वतंत्र है। संप्रभुता मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो देश होगा। तो राज्य के पास जनसंख्या होगी, क्षेत्रफल होगा, शासन। राज्यपाल की बात करते हैं। देखिए एग्जीक्यूटिव में अगर बात करेंगे ना, स्टेट एग्जीक्यूटिव में, तो कौन कौन आएगा? राज्यपाल आएगा, राज्य मंत्रिपरिषद आएगा, मुख्यमंत्री आएंगे, महाधिवक्ता आएंगे। सेंट्रल लेवल पे क्या था स्टूडेंट? प्रेसिडेंट थे, मंत्रिमंडल था पीएम वाला, ठीक है ना, वो थे। और फिर हमने देखा था वहां पे अटॉर्नी जनरल वगैरह थे, याद है, महान्यायवादी। वैसे ही सीक्वेंस तो सब कुछ है, थोड़ी सी चीजें टर्मिनोलॉजी आपकी चेंज हो रही है बस। अगर विधानमंडल में देखें तो राज्य विधानसभा आएगा और विधान परिषद आएगी। केंद्र लेवल पे क्या था? लोकसभा और राज्यसभा थी, ठीक है। यहां देखोगे तो राज्य लेवल पे हाई कोर्ट है, जबकि वहां पे क्या था? सुप्रीम कोर्ट था। तो काफी चीजें सिमिलर, मिलती जुलती चल रही है, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपने संघ वाला पढ़ लिया है पार्ट 5, बहुत आसानी से चीजें क्लियर हो जाएंगी, काफी कुछ सिमिलर मिलता हुआ चलेगा। चलिए, तो आर्टिकल्स वगैरह अपना देख लीजिएगा जो जहां तक है, बाकी हम लोग पीडीएफ हम सेंड कर ही चुके हैं। थोड़ा सा देखते हैं जरा राज्यपाल के बारे में। आर्टिकल 153 से 162 तक की बात की गई है गवर्नर के बारे में। संविधान सभा ने कनाडा के संविधान का अनुसरण करते हुए राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति को अपनाया है। मतलब अगर हम ये कहें कि जो राज्यपाल को अपॉइंट करते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन हेल्प लेते हैं किसकी? वो मंत्रिमंडल की, पीएम और उनके काउंसिल की। और ये अगर हम देखें तो कनाडा का जो संविधान है उससे हमें ये चीजें समझ में आती। आर्टिकल 153 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, सिंपल। 154 कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात हो रही है। जिस तरह से कार्यपालिका शक्ति अगर संघ की देखो तो प्रेसिडेंट में थी, वैसे राज्य की जो कार्यपालिका है वो राज्यपाल। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है, और 156 में इनके कार्यकाल का प्रावधान। 157 और 158 राज्यपाल के लिए योग्यताएं एवं शर्तें हैं। 159 राज्यपाल की शपथ है। 160 आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य हैं। सडनली अगर कुछ हो जाता है तो राज्यपाल का कार्य कौन देखेगा? ये है मीनिंग।
161 में क्षमा और आदि की कुछ मामलों में दंडादेश, ये वही पार्डनिंग पावर, जो राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर हमने देखी थी, उसी तरह की पार्डनिंग पावर हमें यहां भी देखने को मिलेगी राज्यपाल की। कुछ लिमिटेशन होंगे क्योंकि राष्ट्रपति के पास ज्यादा पावर है। और लास्ट में 162 हमें कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। लगभग ये सारे काम हमने राष्ट्रपति में भी देखे। 52 से लेकर के आपका 52 राष्ट्रपति होगा, 53 कार्यपालिका शक्ति बताई थी, 54 उसका निर्वाचन वाला था जो इलेक्टोरल कॉलेज था, 55 पद्धति थी राष्ट्रपति की, ठीक है ना, 56 में आपके कार्यकाल था, 57 में रीइलेक्ट हो सकता था, 58-59 में योग्यताएं शर्तें थी, 60 में शपथ था, 61 में महाभियोग था, 62 में क्या था आपका प्रेसिडेंट को जो पद है वो 6 महीने के अंदर भर जाना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हमें राज्यपाल में भी देखने को मिल रहे हैं। किस आर्टिकल से? 153 से लेकर के आपके 62, 153 से लेके 162 तक। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि ये सिस्टम कैसा होता है। सिस्टम कैसा है थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं, राष्ट्रपति से आसान हो जाएगा। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, अगर सेंटर की बात करेंगे ना, तो सेरेमोनियल हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट, नाम मात्र का, लेकिन एक्चुअल हेड कौन होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। वैसे ही स्टेट में होता है, सेरेमोनियल हेड कौन है? नाम मात्र का, गवर्नर। एक्चुअल हेड कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम। क्लियर है बात? क्वालिफिकेशन देखते हैं स्टूडेंट। आर्टिकल 157 हमें क्वालिफिकेशन बताता है कि गवर्नर बनना है तो क्या योग्यताएं चाहिए आपको। बहुत सिंपल है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की उम्र हो गई हो, पढ़ाई लिखाई देखा जाएगा आगे का जो, बट प्रावधान जो है, पहला कौन है? भारत का नागरिक। दूसरा कौन है? 35 साल की उम्र। राज्यपाल नियुक्त हो जाएंगे, कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। किसकी सलाह पे? पीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह। इसका मतलब स्टेट गवर्नर कौन है? नॉमिनी है केंद्र सरकार के, यानी एक राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम कर रहा है वो। लेकिन एक चीज और ये भी बात की गई कि अगर गवर्नर को अपॉइंट करते समय उस स्टेट के सीएम को भी कंसल्ट करें तो बेटर होगा। मतलब ये बात की जा रही है, बट ये संविधान में नहीं है, ये ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन बाद में जनरल सेंस है कि अगर जिस राज्य में हम गवर्नर को अपॉइंट कर रहे हैं तो एटलीस्ट उस राज्य के सीएम का भी कंसल्टेशन चाहिए, उससे बात तो करो ताकि दिक्कतें ना आए, दोनों सामंजस्य बिठा के चलें। किसने बताया ये? एक कमीशन ने बताया। वो कौन सा कमीशन है? सरकारिया कमीशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो बस इतना ही है, भारत का नागरिक होना चाहिए और वो 35 साल की उम्र पूरा कर लिया। लेकिन सरकारिया कमीशन एक बनी और सरकारिया कमीशन सरकार की तरफ से ही बनी थी, और सरकारिया कमीशन ने कहा कि जब भी राज्यपाल को नियुक्त करें कुछ चीजों का ध्यान रखें। कंपलसरी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, लेकिन आप ध्यान दे सकते हैं। पॉइंट क्या है? राज्यपाल उसे बनाया जाना चाहिए जिसने किसी न किसी फील्ड में एमिनेंट वर्क किया हो, कोई बढ़िया वर्क किया हो उसने और एक बढ़िया एक्सपीरियंस हो उसको, मतलब ऐरे गैरों को राज्यपाल ना बना दे, इसका ध्यान रखें, पहला रिकमेंडेशन। दूसरा, जिस स्टेट का राज्यपाल बनाया जा रहा है वो उस स्टेट का नहीं होना चाहिए, ये एक दूसरी रिकमेंडेशन जो सरकारिया कमीशन ने दी। तीसरा, लोकल पॉलिटिक्स से उसका ज्यादा रिलेशन ना हो, पता चला राज्य में उसको नियुक्त किया गया है और बढ़िया नेता की तरह वो काम कर रहा है, और अगर नेता की तरह वो काम कर रहा है तो फिर वो अपना पद कैसे संभालेगा? फिर तो पार्टी के खिलाफ, पार्टी के किसी न किसी पार्टी की तरफ वो बायस हो जाएगा। और चौथा उन्होंने ये दिया कि गवर्नर को अपॉइंट करते समय स्टेट के सीएम को भी कंसल्ट करें, एक कन्वेंशन है बस। तो सरकारिया कमीशन के 3 मेन इसमें थे,
तो ये कुछ रिकमेंडेशन है, बाइंडिंग नहीं है, ये फॉलो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कंपलसरी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, ये बस एक रिकमेंडेशन है, ठीक है ना। तो जो रिकमेंडेशन होती है वो कोई बाध्य नहीं होता है, वो माना भी जा सकता है और नहीं, और बहुत सारे केसेस में माना भी नहीं जाता, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है बस अपॉइंट करने से रिलेटेड। चलिए आगे देखते हैं। तो गवर्नर जो है वो एक्चुअल में केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्य में काम करता है, एक नॉमिनी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। आर्टिकल 153 क्या कहता है, वही, देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर द स्टेट। गवर्नर, अब सबसे पहली बात, क्या एक गवर्नर एक ही राज्य का होगा? तो पहला तो बात होता है कि हर राज्य में गवर्नर होना चाहिए, लेकिन एक और पॉइंट है, क्या पॉइंट है, एक ही गवर्नर एक से ज्यादा राज्य का हो सकता है। क्लियर? एक संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956, जो ये कहता है कि एक राज्य एक से ज्यादा राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। अब बात यहां समझने वाली कि जब एक राज्यपाल एक से ज्यादा राज्य का नियुक्त होगा तो उसकी सैलरी वगैरह का क्या होगा, इमोल्यूमेंट्स का क्या होगा, भत्तों का क्या होगा, कौन राज्य देगा? तो बात यह है कि अब ये डिसाइड करने का काम प्रेसिडेंट का है, वो ये बताएंगे कि भाई कौन सा राज्य कितना बर्डन ले उनके इमोल्यूमेंट से रिलेटेड। सैलरी तो वैसे जनरली चेंज नहीं होती है, भत्ते वगैरह हो जाएंगे, अलाउंसेज मिल जाएगा, दोनों राज्यों का मिलेगा, लेकिन राष्ट्रपति की उस पे होगा। तो अगर हमने देखा कि एक गवर्नर होगा, लेकिन 7वां कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन ये कहता है कि एक से ज्यादा राज्य का गवर्नर बन सकता है। वो एक से ज्यादा राज्यों को संभालते समय दोनों राज्यों द्वारा दिए जाने वाले इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस को कौन तय करता है? राष्ट्रपति तय करते हैं, कौन राज्य कितना देगा। हो सकता है एक छोटा सा राज्य का भार मिला हो, एक बहुत बड़ा राज्य हो, तो ऑब्वियस सी बात है जो बड़ा राज्य होगा उसको ज्यादा बर्डन दिया जाएगा और छोटे राज्य को कम, क्योंकि वो उतना पैसा न दे पाए। डिसाइड कौन करता है इनके इमोल्यूमेंट्स को? पार्लियामेंट करती है। अगर सैलरी की बात करें, देखो एक बार कोई चेंज करना है तो पार्लियामेंट कर देगी। अब जो राज्यपाल है वो नियुक्त होकर के राज्यपाल के ऑफिस में पहुंच गए, बीच में अब चेंज नहीं होगा, जो पद ग्रहण कर लिया है तो जब तक वो रहेंगे तब तक वो चीजें फिक्स रहेंगी। हाँ, उसके पहले अगर कुछ करना था तो पार्लियामेंट में आता, उनकी सैलरी बढ़ाना घटाना ये सब चीजें हो सकती, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट ऐसा करता है। तो ये हमने देखा राज्यपाल से रिलेटेड, एक राज्य का और एक से ज्यादा राज्य का भी हो सकता है, ठीक है। अगर एक राज्यपाल हट गया है, रिटायर हो गया है, क्या दोबारा उस व्यक्ति को हम राज्यपाल बना दे? बिल्कुल बना सकते, यही प्रावधान है। ये ठीक राष्ट्रपति वाला भी केस था ना, उसमें भी तो बन सकता था, ये भी तो वही पॉइंट था। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ऑब्वियस सी बात है, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के। प्रेसिडेंट को कौन दिलाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट। राज्यपाल को कौन दिलाएंगे? राज्य के हाई कोर्ट के। और जैसे ही वो शपथ ले लेते हैं उसके बाद वो एंटर ऑफिस करते हैं और फिर वो 5 साल तक अपना ये टर्म संभालते हैं। लेकिन पद संभालते समय अगर वो किसी सदन के सदस्य हैं तो पद वैकेंट हो जाएगा। राष्ट्रपति वाला भी तो था, लाभ के पद पर नहीं हो सकते, तो राज्यपाल के लिए भी वही है, लाभ के पद पर नहीं हो सकते। 5 साल है, लेकिन राष्ट्रपति के प्लेजर पे है ये, राष्ट्रपति चाहे तो इनको हटा देंगे, 5 साल के पहले ही हटा सकते हैं। क्लियर है? इनको ट्रांसफर भी किया जा सकता है, प्रेसिडेंट में ट्रांसफर ए गवर्नर टू अनदर स्टेट फॉर द रिमेनिंग टर्म। यूपी के राज्यपाल हैं, 2 साल कर लिए काम, मध्य प्रदेश भेजे गए तो 3 साल ही काम करेंगे, 5 साल का कार्यकाल है ना। तो 2 साल अगर यूपी में कर चुके हैं तो आगे फिर वो 5 साल के लिए नहीं होंगे, वहां वो फिर 3 साल का ही कंप्लीट करेंगे, ये ध्यान रखना है राज्यपाल के लिए, ठीक है। तो ट्रांसफर होता, अब जैसे एक राज्य में 2 साल पूरे किए, ट्रांसफर किया, बी में तो रिमेनिंग टर्म के लिए ही जाएंगे, ये है एक मेन पॉइंट। गवर्नर कितने साल के लिए चुने जाते हैं? तो जनरली 5 साल के लिए चुने जाते हैं। टर्म कंप्लीट हो जाने के बाद भी राज्यपाल को सम स्टेट में या कुछ अदर स्टेट में नियुक्त किया जा सकता है, हो सकता है ना, हो सकता है नए राज्यपाल अभी चुने ही ना गए हो, 5 साल कंप्लीट हो गया तो तब तक वो ऑफिस संभालेंगे जब तक नए वाले राज्यपाल ना आ जाए, सिंपल है। तो इस तरह से हो सकता है, और जैसे वो नए वाले राज्यपाल ऑफिस संभाल लेंगे फिर ये हट जाएंगे। 5 साल से पहले ऑफिस छोड़ सकते हैं,
इनके डेथ हो जाए, रिजाइन कर दें, इनको हटा दिया जाए, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। ध्यान रखना, राज्यपाल को महाभियोग से नहीं हटाया जाता, प्रेसिडेंट को महाभियोग से हटाया जाता है। राज्यपाल तो प्रेसिडेंट के ऊपर है, प्रेसिडेंट जब चाहेंगे वो हटा सकते हैं, ये उनके प्रसाद पर्यंत है। 5 साल से ज्यादा ऑफिस होल्ड कर सकते हैं जब तक कि न्यू राज्यपाल ऑफिस को संभाल न ले। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी सिमिलरिटी चल रही है, लेकिन कुछ डिफरेंस भी है, जैसे कि महाभियोग वाला आ गया कि राष्ट्रपति पे तो होता है लेकिन राज्यपाल पे नहीं होता। राष्ट्रपति की वीटो पावर देखी थी हमने स्टूडेंट, 3 वीटो पावर थी, बिल को रोक सकते थे, पॉकेट वीटो था उनके पास, कोई सहमति ही ना दें, और तीसरा था उनके पास क्या, पुनर्विचार के लिए। हेलो, क्लियर है? यहां भी गवर्नर को कुछ है, क्या है गवर्नर को वीटो पावर? वीटो का मतलब होता है टू फॉरबिड, रोक देना। किसी चीज पे वीटो करने का मतलब मैं सहमत नहीं हूं, हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। प्रोसेस ठीक वही है, बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा राज्य में। अब हम राज्य की बात कर रहे हैं ना स्टूडेंट, अब हम संसद में थोड़ा पेश करेंगे क्योंकि वो तो सेंट्रल वाला था, अब हम स्टेट की बात कर रहे हैं। तो बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा राज्य विधानमंडल में, पास कर दिया, भेज दिया जाएगा राज्यपाल को। राज्यपाल क्या कर सकते हैं, इसकी सहमति दे दे तो लॉ बन जाएगा, सहमति दे दे तो लॉ बन जाएगा, नहीं तो इनके पास भी वीटो है। अब देखते हैं ये क्या वीटो इनके पास, तो लॉ तो बनना है, वो तो कंप्लीट। एक वीटो है कि एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो राष्ट्रपति वाले में बताया था, जब वो सहमति नहीं देते, कहते नहीं भैया हम इसको कानून नहीं बना सकते, सहमति देने से मना कर दें। दूसरा वीटो पावर क्या आप देख सकते हैं इसमें, एक पॉकेट वीटो, ये भी वीटो पावर है इनके पास। तो ये असल में ये 1 न लिख करके, ये जो 1 न लिख करके इधर कहीं 1 लिख सकते हो, क्योंकि सहमति तो दे ही देंगे, तो 1 ये वीटो लिख सकते हो। तो पहला पॉइंट, असहमत, नहीं बना रहे कानून, जाओ। दूसरा वीटो, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं वापस विधानमंडल को, राष्ट्रपति भी ऐसा कर सकते थे, कर रहे थे पुनर्विचार, ये भी भेज देते, उसको कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। तीसरा, कोई डिसीजन ही ना दे, कुछ ना बोले, रख लें अपने पास, पॉकेट है, पॉकेट में रख लिया, पॉकेट को सील दे, लो अब निकालते रहो, खो गया, पता नहीं कहां गया। और इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कब तक ऐसा करना है, रखे रहे रखे रहे रखे रहे, ना तो हाँ कर रहे हैं, ना तो ना कर रहे हैं, ना तो पुनर्विचार के लिए भेज रहे हैं, धर लिए हैं बस। अब बढ़िया तिजोरी में रख के ताला बंद कर दिया, लो ढूंढो तुम लोग कहां गया बिल। तो अब इस तरह से ये पॉइंट चल रहा है। तो ये वीटो पावर हमने देखा कि इनके पास एक है, कोई भी टाइम लिमिट वाला नहीं है, पॉकेट वीटो है। दूसरा है एब्सोल्यूट वीटो, सहमति ही ना दें, कुछ मतलब कह दें नहीं, सहमति मतलब नो कर दें, और फिर एक कर दे पुनर्विचार के लिए। अच्छा, एक वीटो पावर इनके पास और है, क्या होता है, ये राष्ट्रपति को भी रिजर्व रख सकते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाए जिन बिल को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर, गवर्नर के पास है ये कर सकते हैं। तो अगर प्रेसिडेंट के लिए इन्होंने रिजर्व कर दिया, तो अब ये प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा। मान लो देखो क्या होता है, सहमति ही नहीं दी है, एब्सोल्यूट वीटो का भी प्रयोग नहीं किया है, पॉकेट भी नहीं किया है, और इन्होंने ये भी नहीं किया है, सीधा सीधा उन्होंने क्या कर दिया है, प्रेसिडेंट के लिए बिल यहां से आया, और यहां से आते हुए राज्यपाल ने इसको राष्ट्रपति को भेज दिया कि भैया राष्ट्रपति जी आप समझिए इसको। तो यहां से होते हुए सीधे राष्ट्रपति को चला गया, ठीक है। तो यहां से शुरू हुआ और सीधे कहां चला गया, राष्ट्रपति। तो बाकी कोई पावर यूज नहीं कर रहा है, केवल रिजर्व कर। अब प्रेसिडेंट के ऊपर चला गया, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, समझ गए? तो प्रेसिडेंट के पास तो पावर है ही, आप जानते हैं, रोक भी सकते हैं, वही सारी पावर, वही प्रेसिडेंट की अब सारी वही पावर, वो उसको सहमति दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, वो भी पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, और या तो फिर रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। बात क्लियर हुई, समझ में आई बात? तो जिन बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रख दिया जाता है, तो वो प्रेसिडेंट जब बोलेंगे तभी कुछ होगा,
तो प्रेसिडेंट जब बोलेंगे तभी कुछ होगा जो रिजर्व। तो आपने देखा कि राज्यपाल के पास वीटो है, पहला एब्सोल्यूट, पॉकेट, सस्पेंसिव, और चौथा है रिजर्व रखना। रिजर्व किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। और प्रेसिडेंट के पास जैसे ही जाएगा, प्रेसिडेंट के पास आप जानते हैं पावर, उनकी सारी वीटो पावर वही है पुरानी, पुनर्विचार के लिए भिजवा सकते हैं या समथिंग। लेकिन एक ध्यान रखना है, मनी बिल के केस में पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जाता, ये हम पीछे ही बात कर चुके हैं। मनी बिल एक ऐसा बिल है जो पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जाता, प्रेसिडेंट भी इसको नहीं भेज सकते। तो ना राज्यपाल उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं और ना, क्यों? क्योंकि मनी बिल तो गवर्नर के अनुमति से ही तो लाया गया होगा। जिस तरह केंद्र में जो मनी बिल लाया जाता है वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल से लाया जाता है, तो राज्य में गवर्नर से लाया जाता है, तो क्यों पुनर्विचार के लिए भेजें? ये है मतलब, ठीक है। चले गवर्नर की ऑर्डिनेंस पावर देखते हैं। तो गवर्नर की जो ऑर्डिनेंस पावर है वो क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। क्या आपने प्रेसिडेंट वाले पार्ट में अध्यादेश जारी करने की शक्ति देखी थी? रिवाइज किया उसे? कोई बता सकता है कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल का प्रयोग करके ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं? राष्ट्रपति, एनीवन, किस आर्टिकल के तहत ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं? ओके, सभी का आंसर है 123। एक गलत आंसर आया है 161। 161 रॉन्ग आंसर। 161 प्रेसिडेंट से कहा, 123 इस करेक्ट आंसर। 123 का प्रयोग करके कर सकते हैं, बहुत आसान है। 123 है राष्ट्रपति की, 2 को इधर कर लो, 213 है राज्यपाल की, आपस में शिफ्ट कर लो नंबर। तो ये राष्ट्रपति की है और दूसरा वाला जो है वो राज्यपाल का है। तो जिस तरह से राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं उसी तरह से राज्यपाल भी जारी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। केस वही है, कब कर सकते हैं? जब विधानमंडल न चल रहा हो, विधानसभा भंग हो गई हो, सदन सत्र में ही ना हो, मतलब ये राज्य वाले। तो अगर ये कोई मतलब लोकसभा नहीं, राज्य की बात हो रही, तो विधानसभा भंग हो चुकी है। क्लियर? तो पहला केस तो ये है कि ये भंग हो गया होगा जब राज्य का विधानमंडल सत्र में ही नहीं चल रहा, तभी तो भाई अध्यादेश कब लाया जाता है स्टूडेंट? राष्ट्रपति वाले बताए थे, अध्यादेश तब लाया जाता है जब मंत्रिमंडल नहीं चल रहा होता है, यानी कि मतलब जैसे लोकसभा, राज्यसभा, सदन ही नहीं चल रही है केंद्र वाले के लिए, और राज्य में राज्यपाल है तो क्या नहीं चल रहा होगा? विधानसभा और विधान परिषद नहीं चल रही हो, जारी कर सकते। बाकी सब वही है, 6 महीने का केस जो राष्ट्रपति के लिए था, और जैसे ही पहली बैठक होगी विधानसभा की, 6 हफ्ते के अंदर उसको पास कराना होगा तभी लॉ बनेगा, बाकी सारी चीजें वही है। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ लेते हैं लाइन। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब राज्य का विधानमंडल सत्र में नहीं चल रहा, अनुच्छेद 213। राज्यपाल केवल राज्य विधानसभा द्वारा पारित किए जा सकने वाले विधियों पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं, मतलब वो ऐसा ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं जो विधानसभा में अगर वो बिल लाया जाता तो कानून बन जाता, तभी ये कर सकते, वैसा ही मैटर। और इससे ज्यादा केंद्र लेवल का नहीं कर सकते, राज्य लेवल का ही कर सकते, कि राज्य लेवल से रिलेटेड। राज्यपाल जब चाहे तब ऑर्डिनेंस वापस ले सकते हैं, ये पावर प्रेसिडेंट के पास भी थी। राज्य विधानमंडल अध्यादेश जारी होने के 6 सप्ताह के अंदर विधि बनाकर उसे स्वीकार करे, अन्यथा 6 सप्ताह की अवधि के पश्चात अध्यादेश प्रभावहीन हो जाएगा। बताया आपको, जैसे ही राज्य विधानमंडल बनता है 6 हफ्ते के अंदर उसे पास करना होता है, नहीं पास करेगा ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा, कानूनी नहीं बन पाएगा वो। कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल तब तक अध्यादेश नहीं जारी कर सकते जब तक राष्ट्रपति ने संबंध में अनुमति न दी हो। इसका मतलब राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की कुछ लिमिटेशन भी हैं, जबकि राष्ट्रपति के पास अल्टीमेट पावर थी, राज्यपाल के पास है कुछ लिमिटेशन। क्या? ऐसे विधेयक जो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी जरूरी है उस पर गवर्नर अध्यादेश नहीं जारी कर सकते, पहले वो राष्ट्रपति से अनुमति लेंगे तभी वो जारी होगा। दूसरा, ऐसे विधेयक जो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किए गए हों, जो इनके लिए रिजर्व कर दिए गए हों। पीछे देखा ना हमने, राज्यपाल कुछ विधेयक को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए,
तो वो जो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करते हैं उस चीज से मैटर ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकते अध्यादेश, जब तक राष्ट्रपति अनुमति ना दे दें। तो हम ये देखते हैं कि जिस तरह से केंद्र लेवल पर प्रेसिडेंट को पावर है 123 के अंतर्गत ऑर्डिनेंस जारी करने की, राज्य लेवल पर राज्यपाल को पावर है 213 के तहत अध्यादेश जारी करने, पार्डनिंग पावर, क्षमा करने की शक्ति गवर्नर की। 161 आर्टिकल 161 गवर्नर की पार्डनिंग पावर को बताता है, क्षमादान। बहुत आसान है क्योंकि हम प्रेसिडेंट भी सब पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा इसको देखेंगे, बहुत आराम से आ जाएगा। देखो, राष्ट्रपति की बात करें, प्रेसिडेंट की, राज्यपाल की बात करें। एक हमने बात की थी कम्यूटेशन की, किया था। राष्ट्रपति क्या कर सकते थे? सजा की प्रकृति बदल देना लेकिन समय वही रखना। मतलब मृत्युदंड दिया गया है, यानी कि फांसी की सजा दी गई है तो आजीवन कारावास में बदल देना। 10 साल की कठोर सजा दी गई है तो 10 साल की सिंपल सजा दे देना। समय 10 साल ही रहेगा लेकिन हार्ड से थोड़ा नॉर्मल हो जाए। तो क्या ये काम राष्ट्रपति करते थे? बिल्कुल, लेकिन राज्यपाल ये नहीं कर सकते। मतलब ये कर सकते, कम्यूटेशन वाला कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट मार्शल वाला जो होता है ना, राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल वाला भी सजा कम कर सकते, ये नहीं कम कर सकते। देखिए बात, अगर हमसे ये कहा जाए कि क्या समय को राज्यपाल घटा सकते हैं? यस, बिल्कुल घटा सकते हैं, और राष्ट्रपति भी घटा सकते थे। लेकिन ये कोर्ट मार्शल यानी कि सेना से जो रिलेटेड होता है उसके निर्णय को भी कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकते। कोर्ट मार्शल वाली सजा को कम नहीं कर सकते, राष्ट्रपति कर सकते। रेमिशन क्या था? सजा का समय कम होना, प्रकृति वही रहना। हमने कहा 10 साल की कठोर सजा, इसको बदल दीजिए 5 साल की कठोर सजा में, तो सजा तो कठोर ही रही, पत्थर ही तोड़ना है, दिन सुबह से रात तक तोड़ना है, लेकिन अब 5 साल तक बस। ये दोनों के पास है, राज्यपाल भी कर सकते हैं और प्रेसिडेंट। अंतर बस ये है कि राज्यपाल किन मामले में देखते हैं? बताओ, सेंट्रल वाले मामले को देख रहे होंगे या राज्य के मामले को? सेंट्रल लेवल पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राज्यपाल क्या करेंगे? उनके राज्य में जो चीज घटी हुई होगी, वहां अगर कोई केस आता है या वैसा, तब ये कर सकते हैं अपने राज्य के क्षेत्र में। सेंट्रल लेवल पे तो प्रेसिडेंट है, वो पूरे देश से रिलेटेड है। विराम लगाना, रिस्पाइट क्या था? किसी की हेल्थ खराब हो जाए, कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उसको 3 साल की सजा दे दी गई है, लेकिन आप उसकी सजा को कम कर सकते हैं। हो सकता है 3 साल से घटाकर 1 साल कर दें, हेल्थ के इश्यू पर, उसे रिस्पाइट कहते हैं। और ये कर सकते हैं दोनों लोग, राष्ट्रपति भी और राज्यपाल भी। लेकिन अगेन वही, ये राज्य के अंदर, बाहर नहीं, वो करेंगे पूरे देश में। रिप्रीव, रिप्रीव क्या था? प्रविलंबन क्या था? किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी गई है, मृत्युदंड दे दिया गया है, राष्ट्रपति कुछ समय के लिए रुकवा सकते हैं। राष्ट्रपति कुछ समय के लिए रुकवा सकते हैं। बात समझ में आई? राज्यपाल भी कर सकते हैं। पार्डन की बात करते हैं, पूर्ण क्षमा, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि ये हर तरह की सजा को माफ कर सकते हैं, तो दंड को माफ नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हैं। मृत्यु दंड अगर किसी को दे दिया गया है तो ये पूर्णतः माफ नहीं कर सकते, पूर्ण रूप से उसको नहीं फ्री कर सकते। आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, वो अलग बात है। ये पावर इनके पास नहीं है कि वो पूरी तरह से उसे क्षमा कर दे, ये पावर केवल राष्ट्रपति के पास, अगर मृत्युदंड या फांसी की हुई है तो। इस तरह से हमने देखा 5 पावर, 5 पावर, कितना देखा है? 5 पावर दोनों लोग के पास है। कुछ लिमिटेशन है, राज्यपाल कोर्ट मार्शल वाले को नहीं कम कर सकते, लेकिन राष्ट्रपति कर सकते हैं। राष्ट्रपति फांसी की सजा को भी माफ कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं कर सकते, केवल बदल सकते हैं कि भैया तुम कठोर कारावास कर लो या आजीवन कारावास कर लो। एक केस समझते हैं थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, नीचे वाली लाइन पढ़ते हैं हम लोग, समझिएगा। मान लीजिए हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति को 5 साल की सजा सुनाई है और उस व्यक्ति ने गवर्नर को मर्सी पिटीशन दे दी है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने केस ले लिया है, तो गवर्नर इस मर्सी पिटीशन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते।
समझते हैं क्या है बड़े ध्यान से। हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी है 5 साल, चलो 5 साल का मान लेते हैं, दे दिया, फांसी हटाते हैं, 5 साल का सजा। जो व्यक्ति है वो सोच रहा है कि हाई कोर्ट ने मुझे सजा दे दी यार, बड़ा गड़बड़ हुआ। एक पिटीशन डाल दी इसने सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरी पिटीशन इसने गवर्नर को दे दी, क्योंकि गवर्नर के पास पावर है उसको माफ करने का। एक्सेप्ट कर लिया तो गवर्नर आप इस पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते। अगर दोनों जगह पिटीशन डाल रखी है, गवर्नर को भी और उनको भी, तो गवर्नर अब इस पे डिसीजन नहीं लेंगे, अब जो डिसीजन लेना होगा सुप्रीम कोर्ट लेगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा या समथिंग, तो गवर्नर अपना पावर यूज कर सकते हैं कि जो भी वो करना चाहे। ये केस है जो ध्यान रखना। हेलो, क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ पार्डनिंग पावर तक? तो आपने देखा कि अगर राष्ट्रपति वाले पार्ट को, हमने कहा था ना आपसे कि अगर पार्ट 5 आपने कंप्लीट किया है, बहुत सारी चीजें आपकी कंप्लीट होती चली जाएंगी, और जैसे पार्ट 5 और 6 कंप्लीट हो जाएगा, लगभग समझ लो 70 से 80% कंप्लीट, क्योंकि आप सब बस इसी से रिलेटेड होंगे सारे, यही सब कुछ ना कुछ रिपीट होता रहेगा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, पार्ट 5 और पार्ट 6, बहुत कुछ इसके अंदर है, सब रिलेटेड है, फिर बहुत आसान हो जाएगा आगे का चैप्टर समझना, अगर ये 2 चैप्टर आपके हाथ में आ गए। मर्सी पिटीशन होता है दया याचिका। मर्सी पिटीशन मतलब दया याचिका, ठीक है, मर्सी पिटीशन दया याचिका। चलिए 5 मिनट के लिए हम आपको रिवाइज करा देते हैं थोड़ा सा, जो लोग लेट आए हैं वो भी देखेंगे, ठीक है, और जो चीजें आप भूल गए पीछे तो वो आप देख लें इसमें जरा। ओके, चलिए बात करते हैं। तो पार्ट 6 की बात कर रहे हैं हम लोग, स्टेट गवर्नर की, स्टेट गवर्नमेंट की, राज्य सरकार की। आर्टिकल हमारा कहां से कहां तक है? 152 से 237 तक। कहां तक है स्टूडेंट? 152 से 237, 3 की बात करेंगे हम, स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे। आर्टिकल कहां से कहां तक? 153 से 167। 52 क्यों नहीं इंक्लूड हुआ? क्योंकि 152 में राज्य की परिभाषा दी गई है, तो 153 से 167 हमें एग्जीक्यूटिव बताएगा। एग्जीक्यूटिव में कौन? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उनकी मंत्री परिषद और महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, ये लोग आएंगे कार्यपालिका में। देखिए, राज्यपाल आएगा, राज्यमंत्री परिषद आएगा, मुख्यमंत्री आएंगे और महाधिवक्ता आएंगे, ये आएंगे कार्यपालिका। कहां से कहां तक? 153 से 167 के बीच। आर्टिकल पे जरा ध्यान देते हैं। जब हमने आर्टिकल पे ध्यान दिया तो इसका मतलब जो राज्यपाल के आर्टिकल है वो 153 से 162 है, राज्य मंत्री परिषद 163 वाला है, केवल एक ही आर्टिकल है। मुख्यमंत्री के बारे में 3 आर्टिकल हैं, 164, 66 और 67। तो 165 किसके बारे में है? महाधिवक्ता के बारे में। तो आप अगर ध्यान से देखें तो 162 से 163 से 167 सब इंक्लूड हो गया, ठीक है ना। 162 तक तो राज्यपाल ही है, और एक मंत्री परिषद जो मंत्री नियुक्त होते हैं 63 में आ गया, 163 में। 165 बस कर लो जो महाधिवक्ता का है, बाकी 64, 66, 67, 100 जो लगा हुआ है वो आ गया आपके कौन? मुख्यमंत्री। हेलो, दूसरा है विधानसभा और विधान परिषद। कौन से आर्टिकल से? 167 खत्म हुआ तो 168 से 213 कहां चलेगा? राज्य विधानसभा और विधान परिषद। न्यायपालिका जुडिशरी की बात करें तो 213 देखिए यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो 214 से शुरू हो जाएगा और कहां तक जाएगा? 237 तक जाएगा। किसकी बात होगी? हाई कोर्ट की बात होगी, और किसकी होगी? सबऑर्डिनेट की होगी। अच्छा, अब आप इसमें अगर भी देखना चाहें स्टूडेंट, तो हाई कोर्ट 214 से 232 और 233 से 237 अधीनस्थ न्यायालय। क्या हमारी बात क्लियर हुई? ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप लोग दर्शन दीजिए, कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। सामने रहते हो तब क्वेश्चन पूछने में ज्यादा अच्छा लगता है, पढ़ते समय थोड़ा गायब रह सकते हो, जब क्वेश्चन पूछे तो सामने आया करो, ठीक है। ओके, ठंडी है? ठंड मंच कहाँ है? ठंड तो खत्म हो गई ना। वेरी गुड। तो आप हमें सब लोग बताएंगे जल्दी से कि पार्ट 6 में आर्टिकल कहां से कहां तक है।
चलो शुरू हो जाओ। जयप्रकाश, रौनक, सत्यजीत, हिमतेज, पंकज, अभिषेक, ज्योति, मनिधि, ब्रजेश, अनुज, ऋषभ, नवीन, नीरज, मोटो, 12 मोटो, और फिर अनिल, और फिर अदिति, ठीक है। और कौन कौन है और? शिवराम है, शशिकांत है, इमरान है, राफिया है, हेमा है, हर्षवर्धन है, आशा है और पिंकी है। और कौन है? प्रेशिका, ठीक, इतने लोग हैं सामने। रिंकी भी हैं। 152 से 237, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जल्दी से हमें बताइए कार्यपालिका का आर्टिकल, एग्जीक्यूटिव। देखिए आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी अच्छी है, इससे पता चलता है आप लोग चैटिंग करते हैं आपस में कि नहीं करते हैं। नहीं करते हैं तो किसी से बढ़िया चैटिंग करना शुरू कर दो, टाइपिंग स्पीड बढ़ा लो। 153 से 167, वाह, बड़ी जल्दी याद हो गया भाई, कुछ ज्यादा ही नहीं तेज हो रहे हो तुम लोग। अच्छा, विधायिका कहां से कहां तक है? लेजिस्लेटिव। - 168 से 213, ओके। बहुत तेज टाइप हो रहा है, बहुत तेज टाइप हो रहा है, ठीक है। तो बताएं जल्दी, राज्यपाल के ऑर्डिनेंस पावर, कौन सा आर्टिकल? राज्यपाल के ऑर्डिनेंस पावर, कौन सा आर्टिकल? 213, ओके ओके। जो ऑर्डिनेंस जारी होता है तो जो राज्य की विधानसभा बनती है तो कितने समय के अंदर वो कानून बन जाना चाहिए? जो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं राज्यपाल, और जब पहला बैठक होता है विधानसभा का तो कितने समय के अंदर बन जाना चाहिए? 6 महीने। तुम लोग कुछ ज्यादा तेज हो गए हो क्या? इतना कैसे तुम लोग मतलब आंसर दे सकते हो भाई? ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। अभी अभी पढ़ा है, ये उसका असर है, ठीक है ना? हाँ, ओके। जो न्यायपालिका है, वो न्यायपालिका का आर्टिकल कहां से कहां तक है? न्यायपालिका, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? क्या एक राज्यपाल एक से ज्यादा राज्य का राज्यपाल बन सकता है, एक व्यक्ति? संशोधन बताइए, नंबर कौन सा संशोधन था ये? 7वां था, बहुत बढ़िया। कार्यकाल कितना है राज्यपाल का? 5 ईयर, जबरदस्त। क्या बीच में हटाए जा सकते हैं? कौन हटाएगा? क्या गजब टाइपिंग चल रही है, रुकने ही नहीं दे रहा है, खटखट खटखट चल रहा है बिल्कुल। बस एक ठो आता है, दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, सब चल रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, राष्ट्रपति हटा सकते हैं, ठीक है। क्या क्षमादान शक्तियां राज्यपाल के पास भी हैं? यस। वो कंडीशन बताइए जिसपे इनकी क्षमादान शक्ति नहीं लगती। मार्शल लॉ, ठीक है। नहीं, कम्यूटेशन पे लगती है, कम्यूटेशन में एक पॉइंट होता है मार्शल लॉ कोर्ट, मार्शल कोर्ट पे बस नहीं लगेगा, बाकी सब पे तो लगेगा ही। तो मार्शल कोर्ट पे नहीं। एक और बताया था, ये पूर्णतः माफ नहीं कर सकते, मतलब ये मृत्युदंड या इसको खत्म नहीं कर सकते या फांसी की सजा को नहीं कर सकते, पूर्णतः माफ नहीं कर सकते, ठीक है ना? ओके, ठीक है, चलिए। आर्टिकल 153, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल। आर्टिकल अब देखते हैं, समझा तो हम दिए पूरे पॉइंट, अब आर्टिकल याद करने की कोशिश करो। राज्यपाल के बारे में किसमें बताया गया है? 53 में। कार्यपालिका शक्ति किसमें बताई गई है? 54 में। नियुक्ति 55 में। कार्यकाल 56 में।
क्या कोई एक राज्यपाल पहले बन चुका है दोबारा भी नियुक्त हो सकता है, रीइलेक्ट हो सकता है? यस। कौन बताता है ये दोबारा? वही 155 के तहत आपका जो है क्या क्या लोग 57-58 योग्यता है। क्या योग्यता है राज्यपाल के लिए? क्या क्वालिफिकेशन है राज्यपाल के लिए? 35 बरस का होना चाहिए, बाहर 35 बरस, ठीक है। तो 35 ईयर का होना चाहिए, वेरी गुड। या तो 35 हो या तो उससे ऊपर हो गया हो, ठीक है। और भारत का नागरिक हो, सिंपल सी चीजें। चलिए 159 हमें क्या बताता है? राज्यपाल की शपथ। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? फटाफट टाइप करिए, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट नहीं दिलाते भाई, राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलवाता है। राज्यपाल को, प्रेसिडेंट को नहीं, राज्यपाल को। गवर्नर को जो शपथ है वो, गवर्नर को जो शपथ है वो सीजीआई नहीं, ओहो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहलाते हैं। हम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो स्टेट में होते हैं। और 159 हमें पता चल गया। अच्छा 160 में ये है कि अगर अचानक से राज्यपाल की डेथ हो जाती है या उनका पद खाली हो जाता है तो फिर जो भी उनके कार्य वगैरह देखने उससे संबंधित है। 161 में वही पार्डनिंग पावर है, क्षमादान देने वाली। और 162 में कार्यपाल का शक्ति का विस्तार। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं और बीच में हमने काफी चीजें देखा, हमने बात की उसके बारे में, ठीक है ना। और सारी कंडीशंस देखी, वीटो पावर देख लिया हमने, है ना। ऑर्डिनेंस पावर देख लिया हमने इनका, पार्डनिंग पावर देख लिया हमने। आते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। गवर्नर की कार्यपालिका शक्ति क्या है? कार्यपालिका शक्ति का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अगर आप देखें जिस तरह से हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति देखी थी, याद है? एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, है ना, कई सारी पावर देखी थी उनकी हमने। इमरजेंसी पावर थी उनके पास पार्डनिंग पावर थी, जुडिशियल पावर थी उनके पास, मिलिट्री पावर थी उनके पास, डिप्लोमेटिक पावर थी, बहुत सारी पावर हमने राष्ट्रपति को देखा था। यहां पर देखते हैं राज्यपाल की पावर। पहला एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर में नियुक्ति आएगी, अपॉइंटमेंट आएगा। राष्ट्रपति से रिलेटेड पावर आपने देखा था, बहुत सारे लोग को नियुक्त कर सकता था। कैग को नियुक्त कर सकते थे, आर्टिकल 148। अटॉर्नी जनरल को कर सकते थे, कौन? राष्ट्रपति, 76। सुप्रीम कोर्ट के जज को कर सकते थे, हाई कोर्ट के जज को कर सकते थे, कौन? प्रेसिडेंट। सब प्रेसिडेंट की बात हो रही है। गवर्नर को भी कर सकते थे 155 के तहत। 124 सुप्रीम कोर्ट था, 324 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 316 तो आपका जो यूपीएससी वगैरह। अब हम गवर्नर देखते हैं, किनको किनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर। फाइनेंस कमीशन, देखो फाइनेंस कमीशन राष्ट्रपति भी कर रहे थे, लेकिन फाइनेंस कमीशन वो देश लेवल का था, संघ लेवल का था, एक राज्य लेवल पे होता है। तो जो स्टेट का फाइनेंस कमीशन है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। जिस तरह से केंद्र लेवल पे अटॉर्नी जनरल था, अटॉर्नी जनरल, उसी तरह से राज्य लेवल पे एक है एडवोकेट जनरल। तो अटॉर्नी जनरल तो राष्ट्रपति नियुक्त कर रहे थे, अटॉर्नी जनरल की जगह अब यहाँ पे राज्य में जो एडवोकेट जनरल है उसको राज्यपाल करते हैं। फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट, राज्य का फाइनेंस कमीशन गवर्नर, केंद्र में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट, राज्य में एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया या एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, इंडिया तो नहीं कहेंगे, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, वो कौन? राज्यपाल। सीएम और इसकी काउंसिल की नियुक्ति, केंद्र पे राष्ट्रपति क्या करते थे? पीएम और उनकी काउंसिल की नियुक्ति। राज्य पे राज्यपाल करेंगे सीएम और उनकी काउंसिल की नियुक्ति। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, केंद्र पे जो इलेक्शन कमिश्नर था वो राष्ट्रपति, राज्य में जो होगा वो राज्यपाल। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज, हमने देखा था वहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति।
तो नीचे बचा कौन? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला स्तर पे बचा। तो जिला स्तर वाला कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे। यूपीएससी के जो मेंबर थे और चेयरमैन थे, कौन कर रहा था? प्रेसिडेंट। तो राज्य वाला जो पीएससी होगा, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वाला, ये कौन करेगा? राज्यपाल। तो क्या सिमिलरिटी नहीं दिख रही है आप लोग को? बिल्कुल सिमिलरिटी तो चल रही है, बस जहां जहां केंद्र है वहां क्या हो गया है? राज्य हो गया है। जहां जहां केंद्र था, सेंटर, वहां पे क्या हो गया? राज्य हो गया, बस। बाकी सब चीजें वही चल रही है। तो इस तरह से वो अपॉइंटमेंट हम लोग देखते हैं। हाँ, एक और बात, जो भी यूनिवर्सिटी है स्टेट में, उसके चांसलर राज्यपाल होते हैं। ठीक है, जो भी आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके राज्यपाल ही चांसलर होते हैं। और आप देखते हैं कि जैसे हम बोलते इलाहाबाद के कुलाधिपति कहोगे तो वही है गवर्नर, लेकिन उपकुलपति, वाइस चांसलर जो यहाँ पर बैठते हैं, तो वाइस चांसलर को ये नियुक्त करते हैं, चांसलर तो ये खुद होते हैं। तो कोई भी स्टेट की जो भी यूनिवर्सिटी यहाँ पर होती है, कोई भी यूनिवर्सिटी जो उस राज्य में पढ़ रही होगी, तो उसमें अगर हम लोग देखते हैं तो वो आपका जो होते हैं वो कौन होते हैं? स्टेट के। तो स्टेट की जो भी यूनिवर्सिटी आपकी पढ़ रही होती है उसमें राज्यपाल होते हैं, और ये उपकुलपतियों को नियुक्त करते हैं, जिनको वाइस चांसलर कहते हैं। तो ये पावर आप देख रहे हैं गवर्नर की, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, लगभग सेम चल रहा है, बस जहां जहां केंद्र है वहां स्टेट कर लो, सिंपल। इसलिए इसका मतलब पार्ट 5 को बहुत ध्यान से पढ़ना, एक दो बार रिवाइज कर लो उस चैप्टर को, प्रेसिडेंट वाला, आपका आगे वाला सारा चैप्टर क्लियर होता चला जाएगा। गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर देखते हैं, विधायी शक्ति, कानून बनाने की पावर। आपने अगर देखा हो केंद्र लेवल पे क्या था स्टूडेंट? संसद थी। संसद में 3 चीजें थी, राज्यसभा था, लोकसभा था, और कौन था? प्रेसिडेंट थे। अब राज्य में कौन होगा? तो राज्य में कौन होगा? तो राज्य के उसमें देखोगे तो गवर्नर होंगे, ठीक है, विधानसभा होगी, और क्या होगा? विधान परिषद होगा। नहीं होगा, राज्य लेवल पे जो विधानमंडल होगा तो वही तो 3 हो गए। राष्ट्रपति की जगह कौन आ गया? राज्यपाल आ गए। लोकसभा की जगह कौन आ गया? विधानसभा आ गई। और राज्यसभा की जगह कौन आ गया? विधान परिषद आ गई। बात समझ में आ गई सबको? तो जैसे वो केंद्र पे वो चल रहे थे, राज्य पे ये 3 हो गए। गवर्नर सब वही है, प्रेसिडेंट का देखो, बैठक अगर बुलानी है लोकसभा राज्यसभा की, कौन संदेश भेजता है? राष्ट्रपति भेजते हैं। तो राज्य में अगर विधानसभा और विधान परिषद की बैठक बुलानी है तो कौन भेजेगा? राज्यपाल भेजेंगे। वही तो बात हुई ना, जहां जहां वो राष्ट्रपति और केंद्र लेवल का देखो, और राज्य में राज्यपाल देख लो, बस। तो कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधानसभा और विधान परिषद दोनों। अगर इसको बुलाना है या इसको खत्म करना है तो ये राज्यपाल करेंगे। केंद्र पे ये काम कौन कर रहे थे? राष्ट्रपति कर रहे थे। जैसे ही विधानसभा का चुनाव हो जाता है और पहली बैठक होती है, यानी कि सीएम और उनके मंत्री की जो बैठक होती है, उसको संबोधित करने का काम भी पहले कौन करेंगे? राज्यपाल। ये ठीक वैसा ही है जैसे लोकसभा की पहली बैठक होती है तो कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। हमने देखा था कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, राज्यपाल के भी पास पावर है। वो विधान परिषद में 1/6 लोगों को कर सकते हैं। विधान परिषद में 1/6 जितने टोटल सदस्य होते हैं उन 22 को राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन वही है, आर्ट, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के होने चाहिए। तो क्या सिमिलरिटी नहीं दिख रही? सिमिलरिटी तो चल रही है, बस वहां पे जो राष्ट्रपति चल रहा है, स्टेट में आप वहां पे क्या कर दो? राज्यपाल कर दो। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग देखें, विधानमंडल भंग कर सकते हैं गवर्नर। लोकसभा को कौन भंग कर सकता था? राष्ट्रपति कर सकते थे। तो यहाँ पे विधानमंडल को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल कर सकते हैं। यदि सदन में स्पीकर नहीं है, विधानसभा में स्पीकर का पद खाली है, डिप्टी स्पीकर भी खाली है, तो राज्यपाल किसी भी मेंबर को वहां बैठा सकते हैं। तो राज्यपाल विधानसभा के किसी मेंबर को कार्यवाही चलाने के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। मान लो दोनों लोग नहीं है, क्यों?
क्योंकि अगर स्पीकर नहीं होता है तो डिप्टी स्पीकर संभालता है, लेकिन अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो क्या, तो जो भी उस सदन का, जो भी उस विधानसभा का जो भी मेंबर होगा वरिष्ठ वगैरह, उसको सिलेक्ट करके वो बैठा सकते हैं कि कुछ समय के लिए आप बैठ जाओ। ये राज्यपाल कर सकते हैं। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, हम बता ही चुके हैं आपको, लेकिन 6 हफ्ते के अंदर वो क्या हो जाना चाहिए, बैठक जैसी होती है 6 हफ्ते के अंदर वो पास हो जाना चाहिए। एक पावर और दी गई थी इनको अनुच्छेद 333 के तहत। राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय सदस्य को मनोनीत कर सकते थे। आपको याद हो अगर, तो राज्यपाल 2 लोगों को कर सकते थे आंग्ल भारतीय को, जो कि अब खत्म कर दिया गया है। हेलो, 552 सीटें थी तो 550 हो गई थी लोकसभा में, वो 2 सदस्यों को हटा दिया गया था। तो राज्यपाल के लिए भी वही था, एक सदस्य को कर सकते थे। लेकिन 104वां संविधान संशोधन हुआ 2020 और ये प्रावधान समाप्त हो गया, तो यहां से भी खत्म कर दिया गया कि आंग्ल भारतीय अब राज्य वाले में भी नहीं हो पाए। जैसे केंद्र से वो 2 को खत्म किया गया, तो राज्य से 1 पद और खत्म हो गया। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने काफी कुछ देख लिया है। अब आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट करेंगे, काफी हो गया आज, है ना। तो कम से कम लेजिस्लेटिव पावर तक हम लोग इसको कंप्लीट कर लिया। अच्छा, इसमें ज्यादा दिक्कत इसलिए नहीं आनी चाहिए क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं था। अगर आप इसको ध्यान से समझे ना, तो ये बस प्रेसिडेंट की जगह शब्द का क्या आ रहे हैं, राज्यपाल आ रहा है। बस वो जहां जहां प्रेसिडेंट वो लगा हुआ है, वहां वहां क्या आ जा रहा है, राज्यपाल आ जा रहा है, और थोड़ा सा पावर ऊपर नीचे हो रहा है। क्लियर। तो अगर आप प्रेसिडेंट वाला बढ़िया से रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट, तो यकीन मानिए कि आपको बहुत सारी चीजें हो जानी है। और हम बार बार कह रहे हैं, पार्ट 5 और पार्ट 6 अगर आपको पॉलिटी सॉल्व करनी है, ये 2 चैप्टर आपको तैयार करने होंगे, पार्ट 5 और पार्ट 6। ठीक है, बढ़िया तैयार करना होगा। और अगर ये 2 चैप्टर आप तैयार कर लेते तो यह मान लीजिए कि आपका लगभग 70 से 80% वही से सॉल्व हो जाना है सब। ठीक है, तो ये चलिए, इसकी बात अब हम लोग कल करेंगे आगे। ये जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो हम लोग कल देखेंगे, और इनकी एक और पावर होगी फाइनेंशियल वाली, इन दोनों को हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके, चलो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, सब लोग अपना अपना ध्यान रखिए।